जो बजट तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वो लागू देश भर के हर राज्य और केंद्र पर भी होता है। मैंने आज बजट आना था तो कल अमेरिका में एक मेरे मित्र हैं, भारतीय मूल के हैं, वहाँ अच्छे पद पर हैं, संपन्न हैं, उनसे पूछा कि भाई अमेरिका को लेकर यहाँ गांव जवार में धारणा है कि वहाँ सब अमीर हैं। उन्होंने कहा कतई नहीं, इतना समझ नहीं, मैं आंकड़े भी बताता। ठीक, अमेरिका के लेके इटावा एटा धारणा है कि यहाँ कट्टा चलाते लड़के, वहाँ कतई हिंसा नहीं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता। उन्हें नहीं, भाई साहब थोक में अपराध है, यहाँ भी थोक में क्या, बाकी और प्रश्न थे वो यहाँ रिलेवेंट नहीं सोसाइटी को लेकर। ठीक, जो सबसे बड़ा है वहां भी वही समस्या है। एक, हम तो 150 करोड़ हैं, इसको दिमाग में रखोगे कि नहीं रखोगे? भाषण देना सरल है। उस बाप से पूछिए जो 12 संतानों को पाल रहा हो, और एक पिता 2 संतानों को पाल रहा हो, तनख्वाह दोनों की बराबर हो, फिर भी उस 12 संतानों वाले पिता की तन पर धोती नहीं रहेगी, कुर्ता फटा होगा। कोई अर्थशास्त्र कर लो। क्या इस देश का पुरुषार्थ कम रहा किसी से? हमें आजादी और जमीन के अनुपात को भी दिमाग में रखना होगा। नहीं, 25 करोड़ की आबादी दुनिया के 5 मुल्कों पर आके ठहर जाती है, उसके बाद तो छठा मुल्क यूपी ही मान लो आप। दूसरी बात मनीष भाई ने कही कि प्रोडक्टिव और वेजेस, भारत की आबादी के साथ एक समस्या है अंतर्भूत। मनीष जी, जो पुल बनेगा, जो हाईवे बनेगा, उसमें जो हजारों हजार लोग काम करेंगे वो कम वेजेस पाएंगे, लेकिन बेरोजगार रहने से अच्छा है कुछ पाएं, तब वो अपने लड़के को पढ़ा पाएंगे। तो जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो प्रोडक्टिव काम करती दिखेगी, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता, मैं समाजशास्त्र जानता हूं। ठीक, तो वो छोटी सी दुकान खोलेगा मोबाइल रिपेयरिंग की, और फिर उसका बच्चा इंजीनियर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 25-25 साल का समय लगता है एक पीढ़ी को इमर्ज करने में। ये तो देखना होगा हमको। मेरे बाबा ट्रेन में नहीं बैठे थे, मेरे पिता प्लेन में नहीं बैठे, मैं ट्रेन में भी बैठा, प्लेन में भी बैठा, और मेरे बच्चे भी सब जगह बैठ रहे ना। तब कैसे मान लें कि देश में कुछ नहीं हुआ? एक इंजेक्शन लगवाना मुश्किल था। क्या स्थिति थी? एक ही थर्मामीटर से सैकड़ों के बुखार नप जाते थे जिला अस्पताल में। नहीं था क्या? आज क्या है? कभी हम लोग मनीष भाई सोच सकते थे क्या कि नोएडा से लखनऊ 5 घंटे में, भगवान का नाम लीजिए, जा रहे हैं ना? उससे कुछ दशा दिशा बदल रही है, दिख रही है हमको। उन दोनों हाईवेज के दोनों तरफ जो लोग, जो जीवन शैली है, उसमें बदलाव आ रहा है। कैसे कह दूं नहीं आ रहा? मैं झूठ नहीं बोल सकता, और ना मैं 25 करोड़ लोगों के समग्र पुरुषार्थ पर पानी फेर सकता हूं। क्या नहीं हुआ ये कहने का स्कोप अमेरिका में भी है। ये तो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश यह हमेशा रहेगा, भी बहुत बहुत वर्षों तक रहेगा कि क्या नहीं हुआ। क्या हो गया उस पर भी कभी गर्व कर ले, नहीं तो हम एहसास से कमतरी के शिकार हो जाएंगे। वो अच्छा नहीं, वो मानसिक तौर पर हमको विकलांग करती है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमको सीना ठोक कर खड़ा होना चाहिए। कभी सोचे थे कि ठंडी में बिल्कुल साफ सुथरी एसी वाली ट्रेन में चलेंगे? हैं मेट्रो? नहीं भाई, मैं पैसेंजर में चला हूं मनीष बाबू, है
लकड़ी की फट्टी पे बैठते थे। हाँ? मैं तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे चमकदार मेट्रो भी चलेगी भारत में। अब चल रही ना। तब ये सवाल उठाना कि विजयवाड़ा में क्यों नहीं चल रही तुरंत, वो ठीक नहीं। जहां चल रही है ये, इस प्रगति को तो सैल्यूट करें हम। अभी कुछ वर्ष पहले मनीष बाबू, मैं इलाहाबाद जाना था, मुझे गया एयरपोर्ट तो बता के बोले जी कि इस हफ्ते में एक ही दिन फ्लाइट जाती वहां। क्या? इलाहाबाद। जवाहरलाल नेहरू के समय से नहीं, हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के समय से भारत का महत्वपूर्ण शहर। क्या ये सच नहीं है कि 5 साल के भीतर भारत का कोई ऐसा शहर बड़ा नहीं बचेगा जहां जहाज टेम्पू की तरह नहीं चल रहे होंगे? क्या सच नहीं है? हम देखते हैं एयरपोर्ट पर जाकर सुबह के समय और रात के समय, क्या बस अड्डे जैसा दृश्य नहीं दिख रहा भीड़ का? क्या ये भारत की सामूहिकता की जयघोष का वो नहीं है सिंबल? आज से 2 दशक पहले एयरपोर्ट से भारत की कितनी % जनता का मतलब था? परसेंट में तो आएगा ही नहीं। क्या जिले में 1-2 आदमी होते थे जो एयरपोर्ट देखे होते थे? मनीष बाबू गलत तो नहीं कह रहा? जिले में 1-2 होते थे। क्या आज मोहल्ले में भी 2-4 मिल रहे हैं? मैं नहीं कह रहा सबने देखा, लेकिन हर मोहल्ले में 2-4 हैं जो जहाज में घूम लिए। ये भारत के लिए अच्छा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है। और कोरोना के समय भारत ने जो, और उत्तर प्रदेश ने खास तौर पर, कोई सोच सकता था 15 करोड़ लोगों को भोजन की समस्या नहीं हो? इस दायित्व का निर्वहन अगर उत्तर प्रदेश कर पाया और 85 करोड़ को भोजन की समस्या न हो, इस दायित्व का निर्वहन अगर भारत की सरकार कर पाई तो ये भारत के लिए छोटी उपलब्धि है क्या? अच्छे अच्छे देशों की रीढ़ की हड्डी झुक गई। ठीक है, 1000 कमियां हैं, रहेंगी, 1000 कमियां हैं और रहेंगी। हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि क्रियान्वयन पर सतर्क दृष्टि और ज्यादा पारदर्शिता, समय का अनुपालन और ईमानदारी, ये सब 4 चीजें अभी क्रियान्वयन के पक्ष उसमें चाहिए। सब अच्छा है, फिर भी जो खराब है और सुधर सकता है तत्काल, उस पर भी मैं जरूर बोलूंगा। इस बात का क्या मतलब है कि जी अभी जनवरी तक 50% बजट नहीं खर्च कर पाया फला विभाग? कंचे खेल रहा था विभाग, अंताक्षरी खेल रहा है, क्या कर रहा था? यहां तो बजट की समस्या है कि बजट कम है और जितना दिया उतना भी खर्च नहीं कर पाए। फिर आप क्या चाहते हो? हमको समझाना चाहते हो? मनीष बाबू को पता ही होगा कि राजनीतिक लोग तो अच्छे से जानते हैं कि अंतिम समय में बजट रोक के बाबू क्यों रखते हैं। 11 महीने में 50%, 12वें महीने में 100%। मनीष जी, होता है ना ये? और उस 100% को कैसे होता है हमको पता है। ये नहीं होना चाहिए। भारत, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट का एक फ्लो चार्ट बने हर विभाग में, और उस पर यह मैंडेटरी हो कि मासिक आधार पर औसत व्यय होना चाहिए। इससे भी बहुत कुछ ईमानदारी आ जाएगी। मान लीजिए, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाऊंगा उससे क्या फायदा होगा, लेकिन हमको पता है किसी को 1200 करोड़ अगर मिले हैं विभाग को, तो मोटे तौर पर, हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए, लेकिन मोटे तौर पर ये करिए कि 100 करोड़ करके ये तिमाही में बांट दीजिए, तब भी कुछ पारदर्शिता रहे। ये जो छापे पड़ते हैं लोगों, अधिकारियों पर, इन पर, उन पर, उनके यहां जो संपत्तियां निकलती हैं वो ये बताती हैं कि क्रियान्वयन के स्तर पर ईमानदारी और पारदर्शिता की कमी है अभी।
वो होना चाहिए। अगर मेडिकल कॉलेज बना है तो वेल इक्विप्ड होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो गया। फिर वहां काम ऐसा नहीं हो कि मरीज जाए तो वो दूसरी तस्वीर लेकर आए। एक बार बनाना तो मुश्किल है, उसमें बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां से फिर पता लगता है कि मिष्टान्नम मधुरम प्रियम का खेल है। रोजगार और नौकरी, अपना रोजगार और नौकरी दोनों बड़े विषय हैं। और मैं इस बात को हमेशा कहता रहा कि सरकारी पद कितने रखें ये सरकार तय करे मनीष बाबू, लेकिन जितने पद रखे वो खाली नहीं रहने चाहिए, वो भरे रहने चाहिए। आप कितने अध्यापक रखना चाहते तय कर दीजिए, लेकिन फिर अध्यापक उतने होने चाहिए। जैसे सांसद की कुर्सी खाली नहीं रहती, विधायक की नहीं रहती, 6 महीने में नया चुन के आना मैंडेटरी है, वैसे सरकारी पदों को लेकर ये करिए, ताकि जो लोग एस्पिरेंट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आती वो ये कि लोग अपने रोजगार के प्रति कैसे आकृष्ट हों, इसके लिए उनके पास संसाधन, सुविधा और सरकार का समर्थन बढ़ना चाहिए।